9th में आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रखे हैं, फिर भी देखते हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज क्या है? कुछ कुल मिला के 5 लॉज बनते हैं, जो लॉज ये डिसाइड करते हैं कि कैसे एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। और वो कौन डिसाइड करता है? ये लॉज डिसाइड करते हैं। There are 5 laws which decide that how element combine and form compound. ठीक है, तो there are 5 laws which decide how element combine and compound, यानी कि एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे तो उनमें मास में क्या चेंजेस आएगा, उनका रेशियो क्या हो सकता है, जब एक ही टाइप के एलिमेंट कंबाइन करते तो कितने टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ये सारी चीजें हम इन लॉज के थ्रू समझ सकते हैं। हालांकि आज मॉडर्न टाइम में काफी लॉज जो है ये फेल हो गए थे। उस टाइम पे जब केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्कवर नहीं हुई थी, लेवोसियर के टाइम पर ये लॉज आए थे, तो लेवोसियर के टाइम पे स्टार्टिंग थी केमिस्ट्री की, तब इन लॉज का कुछ यूज था, कुछ बनता था। आजकल तो ये सारे लॉज हमारे फेल होते जा रहे हैं बारी बारी से, तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले वाला लॉज आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए क्या होता है पहला लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा नाम ही है, कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास किसी भी एटम में कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कोई भी मैटर है, मास ऑफ मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना, वही यहां पर भी अप्लाई कर दिया है कि किसी भी मैटर का या किसी भी एटम का मास जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि कोई भी रिएक्शन आपको दी जाए ए और बी और वो कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट, है ना। और जो बनता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट, पता है ना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये चीज देखिएगा, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका मास, जो पहला लॉ कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या कह रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ऑलवेज इक्वल टू रहेगा किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। यही है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लो हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन को ऐड किया और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ऑक्सीजन है कितने? 2। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा? 12 प्लस 16 इंटू 2, दैट इज क्या आ गया? 12 प्लस 32 कितना हो गया? 44। और यहां पर CO2 का मास अगर निकाल लो तो कितना आएगा? C मतलब 12 प्लस 2 इंटू 16, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो ये आएगा 44। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है? मास ऑफ प्रोडक्ट के बिल्कुल इक्वल। तो ये कहलाता है पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके न्यूमेरिकल हालांकि ज्यादा है नहीं, फिर भी एक न्यूमेरिकल आई थिंक जो मेरे को अच्छा लगा वो मैं आपको बताऊंगा, अभी करते हैं। तो क्वेश्चन डालते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है आपके एग्जाम में, पूछा जा सकता है। क्या है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 ग्राम ऑफ एथेन, 1.5 ग्राम ऑफ एथेन C2H6 on complete combustion, on complete combustion, कंबसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना। ऑन कंप्लीट कंबसन गिव 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.7 ग्राम वाटर। कह रहा है कि 1.5 ग्राम एथेन जो है कंप्लीट कंबसन पर 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और 2.7 ग्राम वाटर दे रहा है, सो दैट the reaction obey law of conservation of mass। ये प्रूव करना है। देखिए
तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसमें रिएक्शन बनाओ। हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन बनाएंगे। रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर सबसे पहले हम रिएक्शन बनाएंगे और रिएक्शन में फिर रिएक्टेंट का मास काउंट करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट का मास काउंट करेंगे। अगर इक्वल आ रहा है तो हमारा फार्मूला सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अप्लाई हो जाएगा। तो बस सबसे पहले तो हम काम करेंगे, रिएक्शन बनाएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, C2H6 जो है ये कंबसन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की, यानी कि C2H6 की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा क्या, CO2 प्लस H2O। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो रिएक्शन बैलेंसिंग के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले MnHO, MnHO, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करना हो, छोटी सी रिएक्शन हो, तो उसमें ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, MnHO, MnHO। M मींस मेटल, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मेटल को बैलेंस करना होता है। फिर N मींस नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। हालांकि H और O नॉन मेटल है, लेकिन उसके अलावा जो नॉन मेटल होगा उसको बैलेंस करेंगे। और उसके बाद H मींस हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और उसके बाद O मींस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, मेटल तो है नहीं हमारे इस रिएक्शंस में, तो मेटल को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नॉन मेटल CHO, तीनों नॉन मेटल हैं। H और O को छोड़ो तो कार्बन, कार्बन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन बैलेंस हो गए। ठीक, उसके बाद बैलेंस करो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 6, और यहाँ कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ 2 है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने का, 3 का, तो 3 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, बैलेंस हो गए ना। देखिए हाइड्रोजन आपके बैलेंस हो चुके हैं, कार्बन आपके बैलेंस हो चुके हैं, लास्ट बचता है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, देखो 2, यहां कितने हैं 4 और यहां कितने हैं 3, तो टोटल ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितने हैं 7 और यहां पर कितने हैं 2। तो ऑक्सीजन के केस में जब कभी भी आपका इवन और ऑड का रेशियो हो तो उसके लिए भी एक लॉजिक याद रखना। अगर यहाँ पे मान लो 6 ऑक्सीजन होते तो ये आसान था, यहाँ पे 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता है ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन अगर इवन ऑड का रेशियो हो तो जो ऑड नंबर होगा उसका हाफ करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज याद रहे। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर इवन नंबर्स हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन होते और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 ऑक्सीजन में 3 का मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ऑड है, यहां पर इवन है, तो जो ऑड नंबर है उसका जस्ट हाफ करके यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हाफ कर देंगे तो देखो 7/2 क्या होगा, 3.5 और 3.5 का 2 क्या होता है 7, यानी कि ओवरऑल 7 ऑक्सीजन ही तो उधर हुए, इधर भी 7 हुए। ठीक, अब ये कोई भी नंबर जो होते हैं फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं फ्रैक्शन में नहीं होते, तो क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी फाइनल रिएक्शन हमको मिल जाएगी। क्या फाइनल रिएक्शन मिलेगी, देखिए, और वो रिएक्शन जो फाइनल मिलेगी वो बैलेंस होगी। कैसे, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2C2H6 प्लस 7O2 इट विल गिव यू 4CO2 प्लस 6H2O। ये मिल गई फाइनल रिएक्शन। बस ये रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया, क्या किया, किस लिए किया, ये सब चीजें अभी आपको हम बताते हैं क्यों करना पड़ रहा है ये सब। क्योंकि आप देखिए आपके क्वेश्चन में आपको इथेन का मास दिया गया है, कितना है 1.5 ग्राम, और आपको क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया है 4.4 ग्राम, वाटर का मास दिया है 2.7 ग्राम, ऑक्सीजन का मास नहीं दिया गया आपको। अगर इसका मास आ जाए, इसका मास हम निकाल लें, तो इसका मास और इसके मास को जोड़ देंगे और इन दोनों के मास को जोड़ देंगे, दोनों का जो कैलकुलेशन आएगा वो अगर इक्वल आ रहा है तो हमारा लॉस प्रूव हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन का मास नहीं दिया है तो उस वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका मास निकालेंगे। कैसे मास निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। देखो 2 मोल एथेन के लिए हमें कितने मोल चाहिए, 7 मोल ऑक्सीजन। तो हमें यह पता करना है अगर हमारे पास एथेन 1.5 ग्राम है तो उसमें कितने मोल एथेन यूज की होगी, और उतने मोल एथेन के लिए हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर मोल ऑफ एथेन। नाइन्थ में आपने, हालांकि आगे अगला टॉपिक हमारा यही मोल कॉन्सेप्ट ही होने वाला है।
अभी के लिए फिलहाल में एक फार्मूला याद रखिएगा, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। 9th में आपने ये पढ़ा होगा फार्मूला, अभी फिर से इसको रिवाइज करेंगे। अभी के लिए फिलहाल में ये समझ लीजिए कि मोल क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो मोल ऑफ एथेन इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहां से देखो एथेन का वेट कितना दिया गया है 1.5, मोलिकुलर वेट एथेन का निकाल लीजिए कितना आएगा, मोलिकुलर वेट एथेन का C2H6, C2H6 2 इंटू C का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, 6 इंटू 1 हाइड्रोजन का ये 1 होता है, तो 12 2 जा 24 प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपका 30, यानी कि 1.5 अपॉन 30, पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 300, और इसको कर देंगे 15 2 जा, यानी कि 1/20। ये आ रहा है, देखिए मोल ऑफ एथेन 1/20 मोल्स। यानी कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो ये नहीं कह रहा है कि 2 मोल चाहिए, हमें कह रहा है 1.5 ग्राम, और 1.5 ग्राम में कितने मोल यूज किए गए हैं 1/20 मोल। अब देखिए यहां से आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 2 मोल एथेन के लिए हमें कितने ऑक्सीजन मोल चाहिए 7 मोल, इसलिए हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे। 2 मोल एथेन के लिए हमें 7 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो 1/20 मोल एथेन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की नीड होगी, और वो मोल आ जाएंगे तो वहां से हम वेट निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लगा सकते हैं क्या, सिंस 2 मोल of ethane required 7 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। तो 1 मोल एथेन के लिए क्या हो जाएगा 7/2 मोल ऑक्सीजन, और हमारा दिया कितना है 1/20 मोल। एथेन के लिए हमें ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, तो 7/2 और इंटू 1/20 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए हमको, है ना। 1/20 मोल के लिए कितने ऑक्सीजन के मोल चाहिए, इतने, और ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन के मोल पता चल गए हमको। जब हमें ऑक्सीजन के मोल पता चल गए, ऑक्सीजन का देखो फार्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोल हमको पता चल गए हैं, मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का हम जानते हैं, ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हमने मोल ऑफ एथेन क्यों निकाले, क्योंकि वेट एथेन का दिया था, वहां से मोल निकाल लेंगे तो उससे हमें यह क्लियर हो जाएगा कि इतने मोल्स के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, क्योंकि यहां तो 2 मोल के लिए 7 मोल चाहिए ना। आप ये नहीं कह सकते कि 7 मोल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के फार्मूले में रखो मोल 7 रखो और यहां से वेट आ जाएगा, मोलिकुलर वेट पता है, नहीं। आप 1.5 ग्राम में कितने मोल यूटिलाइज किए गए 1/20, तो 1/20 मोल एथेन के लिए हमें इतने मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब ये है मोल ऑफ ऑक्सीजन, और यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, ऑक्सीजन की। तो वो हम यहां पर कर सकते हैं इधर, ठीक है। तो देखिए अब हम यहां पर लिख सकते हैं मोल इक्वल टू फार्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और हम मोल किसकी बात कर रहे हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन की, ठीक है। तो यहां से वेट ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगा, और वो यहां रख के हम कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे। हमें हमारा मेन टारगेट ये सब करने का क्या था, इसका वेट निकालना, ठीक है। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया गया है 7/40, वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का 16, तो O2 का क्या होगा 32। तो यहां से वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, वेट इक्वल टू आ जाएगा आपका 32 इंटू 7/40, ये कितना आएगा 4 8 जा 32 और 4 10, ये 8 कर सकते हैं, हाँ 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 28/5, है ना, और ये हो जाएगा 5.6 आई थिंक। वेट इज इक्वल टू 5.6 ग्राम, देखिए 5.6 ग्राम। तो ये क्या आया वेट ऑफ ऑक्सीजन, बताइए।
जब वेट ऑफ ऑक्सीजन 5.6 ग्राम आया, इस वेट को यहाँ रखेंगे और अब हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। देखिए क्या होगा इसमें, वेट ऑफ ऑक्सीजन निकल आया, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना निकला है 5.6 ग्राम। तो यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो देखिए क्या आएगा, क्या फार्मूला होता था, मतलब लॉ क्या होता था, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिए यहां पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 1.5, टोटल की बात कर रहा हूं, 1.5 प्लस 5.6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये आपका 5 और 6 कितना हो गया 11, 5 1 6 और 7.1, ठीक है। और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है 4.4 प्लस 2.7, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 और 7 11, 4 2 6 7.1। हैंस ये जो है क्या कह रही है, ये रिएक्शन जो है कंप्लीट कंबस्शन की ओबे कर रही है। तो लिखेंगे हैंस द रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। थोड़े से आपके आईआईटी में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके एकेडमिक में आई थिंक ये क्वेश्चंस नहीं आपको मिलेंगे, बट आईटी और नीट वगैरह में ये क्वेश्चंस आपको प्रेफरेबली मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला लॉज आपका कंप्लीट हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ में आता है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहला लॉ था, मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे कि लेवोसियर जो साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है, लेवोसियर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, उन्होंने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे प्रोस्ट एक साइंटिस्ट आए थे PROUST, इन्होंने 1799 में अपना लॉ दिया था और उस लॉ का नाम था दैट इज सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये दूसरा लॉ है दैट इज